आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। देखिए, हम सब लोग प्रकृति से लेते हैं, यह बात आपने समझ में आई नहीं? सब प्रकृति से लेंगे, कब तक लेंगे? मेरा गांव मोरवाड़, पिपलांतरी, लक्का जी के बगल, ये पूरा जो अरावली पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ गांव है। यहाँ अच्छा खनिज का भंडार है, वहाँ भी था, यहाँ भी है। कोई मार्बल होगा, ग्रेनाइट होगा और कोई खनिज के रूप में होगा। पर जो खनिज के दोहन के बाद जो परिस्थितियां आज पूरे अरावली की हो रही, दिल्ली से लेकर आगे तक, वो बड़ा चिंता का विषय है। और इसका कहीं न कहीं जो खनन कार्य हो रहा है, उसका कहीं न कहीं हम सब लोगों को फायदा भी मिल रहा है। किसी न किसी रूप में कोई चाय की लारी लगा रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई डंपर चला रहा है, कोई ट्रैक्टर चला रहा है, कोई किसी न किसी रूप से बन रही है, आंगनवाड़ियां बन रही है, गांव में वाटर सप्लाई की स्कीमें आ रही है। तो कहीं न कहीं हम लोग इस खनिज से लाभान्वित हो रहे हैं। चाहे वो खनन कार्य कहीं पर भी हिंदुस्तान जिंक कर रहा हो या और कोई कर रहा हो, उस एरिया में वो खनन कार्य करके और पूरे जिले में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। तो उस कामों को आगे बढ़ाने के लिए लक्का जी की बागल का भी सहयोग होना चाहिए। मैं जल संरक्षण, इस सृष्टि के ऊपर सबसे बड़ा पुण्य का अगर कोई काम है, सबसे बड़ा पहला काम, सबसे बड़ा तीर्थ स्थान अगर कोई है तो क्या है बताओ? आपके लिए जो सामने बैठे हैं हम सब लोग, हमारे लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थान कौन सा है? हरिद्वार। और सबसे बड़ा तीर्थ स्थल पानी। सबसे बड़ा तीर्थ स्थान कौन है? क्या है? सबसे पहला तीर्थ स्थान है अपना गांव, जहां पर आपके पिताजी का जन्म हुआ, आपके दादाजी का जन्म हुआ, आपका जन्म हुआ, आपकी माँ का अंतिम संस्कार हुआ, दादी का हुआ। कई पीढ़ियां, जहां पर पूरे जीवन जिन्होंने खून पसीना बहाया, हमारे डीएनए को, ये खून को पीढ़ियों तक जिंदा रखा, खून में बदलाव नहीं हुआ। कितनी भी विषम परिस्थितियां आई, कुछ भी आया, कितनी मुगलों ने आक्रमण किया और किया और किया और किया, जंगलों में आकर बस गए, पर कहीं हमारे डीएनए में बदलाव नहीं आने दिया। वो माता पिता जहाँ पर पूरे जीवन उन्होंने खून पसीना बहाया, महाराणा प्रताप इस रोड से निकले, भीम इस रोड से निकले, माता कुंती वहां से निकली, महादेव जी की पूजा की, इसलिए सदियों से पूजा होती आ रही है। भगवान राम ने अयोध्या में जन्म लिया, इसलिए अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। कृष्ण भगवान ने वहाँ जन्म लिया, इसलिए वहाँ जन्मस्थली बन रही है, ये बन रही है। पुष्कर जी में अच्छा काम हो रहा है। तो वो सब हमारे आराध्य देवों का जन्म स्थान है। पर आराध्य देव से भी एक बड़ा देवता है जिनकी वजह से हम धरती पर आए, और वो हमारे गांव में हमारे पिताजी के रूप में। और उनके अंतिम संस्कार के बाद, उनके देवलोक होने के बाद, उनको हम पूर्वज बाबा जी के रूप में गांव में बिठाते ही नहीं बिठाते। और फिर उनकी एक रात रात्रि जागरण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्रसादी वितरण करते हैं, और ये हमारा पूर्वज बाबा जी याद में आप तो करा नहीं करा। तो ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है जहाँ पर हमारा जन्म हुआ, मेरे पिताजी का जन्म हुआ, वो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। और उस तीर्थ स्थान, हमारा देश कहाँ से शुरू होता है? मेरे गांव से। अब मेरा देश ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, होना चाहिए, पर मैं तो घर में गंदगी कर रहा हूँ, मैं तो पेड़ काट रहा हूँ, मैं तो तालाब के पत्थर खोद के तोड़ के ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के 1000 रुपए ट्रॉली में गांव में बेच के आ रहा हूँ। मैं तो गांव में गंदगी कर रहा हूँ, गांव में पेड़ काट रहा हूँ, गांव में स्कूल में कोई काम चल रहा है। मैंने कई गाँव में ऐसा देखा, एक दाह संस्कार में जाने का काम पड़ा, वहां पर आगे आगे एक हांडी लेकर व्यक्ति चल रहा था, उसके पीछे अर्थी लेकर लोग चल रहे थे, और उसके पीछे 4 आदमी एक लोहे की बड़ी एक जाली को लेकर चल रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये क्या है? बोले भाई साहब, बड़ी गाँव में शमशान काट रहा वास्ते जो लोड हो, वो लोग थोड़े थोड़े 3-4 बार ले गया। अबे जाली ऐसी बन गई है कि दाह संस्कार दूसरे 30 दिन बाद ठंडी पड़े, ठंडी लेने सामुदायिक भवन में मिला। ऐसे लोग भी हैं। गांव, आदर्श गांव वो बनते हैं जहाँ के नागरिक आदर्श हो।
गांव आदर्श सिर्फ बोर्ड लगाने से, सड़कें बनाने से, सामुदायिक भवन बनाने से नहीं हो सकते। आदर्श गांव वो है जहाँ के नागरिक आदर्श हो, सरकारी संपत्ति का सम्मान करते हो, पानी का सम्मान करे, बेटियों का सम्मान करे, वृक्षों का सम्मान करे और गाँव को गाँव बना के रखे, गाँव के लोगों को गाँव में रोजगार दे। बहुत सारे लोग, मैं अभी महाराष्ट्र में था, मैं अन्ना हजारे के साथ था 8-10 दिन पहले। उसके बाद मैं शरद पवार के परिवार के 2 MLA हैं, उनकी कार्यशैली को मैंने देखा। हमारे विधायक कैसे हो, हमारे सांसद कैसे हो, हमारे जनप्रतिनिधि कैसे हो, हमारा सरपंच कैसा हो, हमारे गांव के लोग कैसे हो। वृक्षारोपण करने से काम नहीं चलेगा। इस प्रकृति ने हमको इतना दिया है, उस प्रकृति का दोहन नहीं हो। ये जितने भी बरसाती नाले हैं, इन नालों में चेक डैम बने नरेगा से, समझना पड़ेगा, पंचायती राज हो जाते हैं। और अभी मेरे साथ एक जयपुर से आए हुए, वो कह रहे सरपंच प्रतिनिधि। मैंने कहा सरपंच प्रतिनिधि क्या होता है? कोई बेचारा SC/ST का सरपंच बनता है, महिला बनती है, उसके पीछे 10, 15, 20 सरपंच और बन जाते हैं। और वो सिर्फ ये बनते हैं कि सामुदायिक भवन मैं बनाऊंगा, ये CC सड़क मैं बनाऊंगा, ये काम मैं करूंगा। इसमें बंजर इलाके में जहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं है, JCB को बंद करा दो तो कितना बढ़िया रहे। वहाँ का जनप्रतिनिधि किस तरह से काम कर रहा है, बड़े बड़े भामाशाह है। अभी नांदी ने कहा कि फला RK मार्बल से पैसा लाओ, वहां से लाओ। पैसे से गांव का विकास नहीं होता है। जहां पर ज्यादा पैसे आएंगे तो ज्यादा लोग जीमने आएंगे, ज्यादा CC सड़कों की। तो जिस दिन हम लोग सरकार की योजनाओं में गांव के विकास के रूप में आया हुआ पैसा, मेरे गांव का तीर्थ स्थान के रूप में, जहाँ मेरे माता पिता का अंतिम संस्कार हुआ, मैं वापस वहां आ रहा हूँ, उस गांव में जो पैसा आ रहा है विकास के लिए, उस पैसे में से कमीशन खोरी जिस दिन हम बंद कर देंगे, उस दिन गांव के विकास को कोई नहीं रोक सकता। अब वो व्यक्ति, जो मैं महाराष्ट्र की बता रहा हूँ, व्यक्ति सवेरे निकलता है, गांव में जाता है, उसकी एक टीम है, वहाँ एक बहुत बड़ा संगठन है, जैन संगठन, जिसके शांतिलाल मुथा वहाँ के अध्यक्ष हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में मिलकर 700 फोगलैंड, कितनी 700 फोगलैंड और कम से कम 2000 JCB ग्रामीण विकास के लिए। विधानसभा की 60 ग्राम पंचायतें हैं। अब 60 में से मेरे को 50 मशीनें दे दो, हर ग्राम पंचायत में एक मशीन दे दी, और पहाड़ों पर वो मशीन चला के जल संरक्षण के काम करो, रास्ते निकालो। अब उनके लोग जाते हैं गाँव में, बैठते, सीखने वाली बात है। आप भी अगर आगे राजनीति में आओ तो गाँव में कितने किसान है, किसानों को हमारा आदमी जाए, ग्राम सेवक के साथ बैठे, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के साथ बैठे और सरकार की विभिन्न योजनाओं को ऑनलाइन करके किसानों को जोड़े। किसको ड्रिप चाहिए, ले मैं दे रहा हूँ तेरे को। 75% सरकार सब्सिडी दे रही है। बरसात का पानी जा रहा है, बरसात के पानी को, बहते हुए पानी को वाटर बॉन्ड में डाला और पूरे साल वो किसान ड्रिप से पानी पिला रहे। किसान आत्मनिर्भर हो गए। तो गाँव का किसान जिस तरह से आत्मनिर्भर होगा, तब गाँव में संपन्नता आएगी। ये पैसा हम महाराष्ट्र में जा रहे हैं, नांदी भाई कहाँ पर, सूरत में 50 लोग और तैयार हो। मैंने राजस्थान की लगभग 100 ग्राम पंचायतों में पिपलांत्री मॉडल पर काम शुरू करवाया। कितने ग्राम पंचायतों में? 100। यहाँ केलवा है, मोई है, बनेडिया है, कुठोल है, मुंडोल है, बोरज है, इस तरह की कासोल में है, खटामला में, इस तरह की कई पंचायतें अपने जिले में कर रही काम। और सरकार इस पर मजबूर हो गई कि सरपंच रहे, ठेकेदार नहीं बने। सरपंच CC सड़क, सामुदायिक भवन के काम कम करे, जल संरक्षण, वृक्षारोपण और प्रकृति को बचाने का काम ज्यादा करे। मेरा आप लोगों से सर्वांगीण विकास के लिए गांव में जल संरक्षण के काम हो, वृक्षारोपण हो, गांव की आदिवासी महिला, मेरा गांव में रहना, मेरा जल संरक्षण वृक्षारोपण का काम करना तब सार्थक साबित होगा कि मेरे गांव की आदिवासी महिला जंगलों के बीन कर लाए और शहरों में जाकर अनाज के बदले बेच कर आए कि लो बोर। गाँव में जाए तो अरे वो फला बोरी का की आदिवासी बोर लेना ही है, एक सीताफल और एक तरफ अनाज, एक तरफ आम और एक तरफ अनाज, एक तरफ जामुन और एक तरफ अनाज। ये परंपराएं हमें वापस शुरू करनी पड़ेगी और ये तब शुरू होगी जब गाँव में इस तरह के फल उपलब्ध होंगे। गांव का तीतर, मोर, खरगोश, पैंथर, बंदर, मेरे गांव में बड़ी समस्या थी रोजड़े की। किसान खेती नहीं कर रहा था, जंगल खड़े हो गए, खूब चीते आ गए। अब वहां उन जंगली जानवरों की वजह से रोजड़े सब भाग गए और वापस खेती करना शुरू कर दिया। किसानों की लिस्ट बनाकर गांव में सर्वे करवाकर इस गांव में कितने कुएं हैं, सब कुओं पर एक लिस्ट बना के सभी किसानों को साथ बिठाकर 70 किसानों के कुएं पर इस साल कृषि कनेक्शन की फाइलें लगवा दी।
सब किसानों को सरकार की योजनाओं से ड्रिप, वाटर पॉन्ड, सिंचाई के लिए फवारा, सोलर, क्या क्या चाहिए सबको ऑनलाइन करवा रहे हैं। तो ये सब चीजें सर्वांगीण विकास के लिए। मेरे को कई लोग कहते हैं, अभी रास्ते में मेरे साथ एक सज्जन थे, वो मेरे को कह रहे हैं कि आपको पेड़ों के नाम से जाना जाता है। मैंने कहा गलत बात मत करो। हम लोग सोचते हैं लापोड़िया में लक्ष्मण सिंह जी, जिन्होंने इतना बड़ा चमत्कार किया और इस साल उनको पद्मश्री मिल रहा है। अब उन्होंने क्या किया कि गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, गांव में स्वयं सहायता समूह बनाए और हर गांव में एक गिर नस्ल का, गांव में 40 साल पहले गिर नस्ल का गुजरात से एक सांड लाकर उनको मुफ्त में दे दिया कि ये गिर नस्ल का सांड है, आपको अवेरना है। और विकृत नस्ल से नहीं, गिर नस्ल के सांड से हमारी गायें क्रॉस होगी। आज अजमेरी नस्ल की गाय अजमेर में फेमस हो गई। ये एक दूसरी गिर नस्ल वहां तैयार हो गई 40 साल की तपस्या के बाद। उन्होंने चौका पद्धति शुरू की, गांव में चौकड़ियां खोदना, बरसात का पानी चौकड़ी में रुके तो गांव के कुओं में पानी हो गया। जंगलों में ले जाकर अच्छी नस्ल के, अच्छी वेराइटी के घास के बीजों का छिड़काव किया। आपने हिरण वेती पहले बैठे हिरण है रोहिड़ो वे तो वो बीज वापस देवी सिंह जी पार्टी कर रहे हैं वहां काम, कहां पर, कोलायत में उस तरफ। तो वो बीज लाकर हम इस पहाड़ों में छिड़के। इन पहाड़ों पर हम लोग अच्छी वेराइटी के बीजों का पौधे लगाने के बजाय जमीन में बीज बोने का काम करें। तब जाकर जो बीज से पौधा उगेगा वो जितना ऊपर जाएगा उससे भी ज्यादा नीचे जाएगा। और वो विषम परिस्थितियों में सर्दी से भी लड़ ले लोगों की। कितने आदमी चाहिए, कितने आदमी, 8-10 औरतें, 7-8 औरतें, पूड़ी बेलने वाली भी चाहिए, तले निकालने वाला भी चाहिए, आटा गूंदने वाला भी चाहिए। तो ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप रजिस्ट्रेशन करवाओ, रजिस्ट्रेशन करवा कर सरकार उसके लिए रिवॉल्विंग फंड दे रही है, वो लो और अपना नाम लेके काम करो। सरकार उसमें छूट भी देती है, जितना पैसा चाहिए उतना। पशुपालन के सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, खेती के सेल्फ हेल्प ग्रुप एपीओ कौन से, फार्मर प्रोड्यूसर और देती है। तो ये सब टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। आंख बंद करके हम पौधे लगा दें, आंख बंद करके सड़कें बना दें, आंख बंद करके हम तालाब बना दें, आंख बंद करके कुआं खोद दोगे तो पानी होगा क्या है? आंख बंद करके कहीं कुआं खोद दोगे, कोई किसान 2-4-5 लाख रुपए लगा देगा, फिर वो बेचारा आत्महत्या करने के लिए मजबूर होगा कि नहीं होगा? वो कुआं खोदने से पहले कितने जानकार लोगों को, हाइड्रोजियोलॉजिस्ट को बुलाता है, भूजल वैज्ञानिक, इन सब जो अंडरग्राउंड पानी के लिए जानकार है उनको बुलाते हैं कि नहीं बुलाता? भाई पहले आप हरवा ने बुलाता, पर सरकार इनको भूजल वैज्ञानिकों को बुलाती है कि भाई देखो ये पानी जमीन में कहां से उतर रहा है और फिर जाकर आगे कहां पानी मिलेगा वापस। इस पत्थरों का जो पड़ है वो कहां जाकर मिलता होगा। तो वहां पर ट्यूबवेल खोलते हैं, वहां पर कुएं खोदते हैं। तो इस तरह के तरीके अपनाकर हमको ग्रामीण विकास पर काम करना पड़ेगा। हम बाहर के आम ला के लगाते हैं, गुजरात के, महाराष्ट्र के, सक्सेस नहीं है यहाँ। एक हमारा 8-10 कहने पर लगे, वो उस पर वो जमीन से लेकर उस पैकिंग तक, सेल्फोज में पैकिंग हो रहे गेहूं के कट्टे, और वो 1-2 साल बाद अना पर कहीं जेर खबर दी, तो अना तो कहीं रात मारे ना क्या। गांव में ये सब चीजें होती है। तो पुलिस आई, उसका पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम में उन दोनों के पेट में वो जहर मिला जो दवाइयों पर, सब्जियों पर छिड़कते लोग। मंडी में सब्जी आई, दवाई छिड़की हुई थी, डोगरी समझे नहीं, धोई नहीं ढंग से, और वो सब्जी बनाई, फूड पॉइजनिंग हो गया और दोनों ही मर गए। तो ये बाजार से जो सब्जियां आ रही है, बाजार से जो गेहूं आ रहा है, ये हमारे जीवन को खत्म करने का काम कर रहा है। तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि जनसंख्या के आधार पर पौधे लगाओ। हमारे घर में जितना खाने का अनाज चाहिए, हमें कितना, एक परिवार को 5 बोरी गेहूं चाहिए साल का, कितना चाहिए? 5 बोरी गेहूं 1 बीघा जमीन में आराम से हो सकता है। 1 बीघा जमीन है तो 10 बोरी गेहूं आराम से होता है कि नहीं होता है? 8 बोरी हो सकता है। तो 5 बोरी गेहूं हमारे घर में खाने के लिए चाहिए। हमारे खेतों में हमारे गाय के, भैंस के गोबर से तैयार होने चाहिए, जिसमें कोई नहीं, प्राकृतिक खेती कहते हैं उसको। सुभाष पालेकर जी महाराष्ट्र में कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती है। प्राकृतिक खेती क्या होती है लोगों को समझना पड़ेगा। हो सकता है मंच पर बैठे हुए हमारे साथी कुछ बोर हो रहे हो, पर प्राकृतिक खेती किसको कहते हैं? प्राकृतिक खेती का मतलब ये हुआ कि 50 साल पहले हमारे बाप दादा जो खेती करते थे, उस समय यूरिया डीएपी था क्या? फिर भी हम भूखे तो नहीं मरते थे। माल, कांगड़ी, ये सब तैयार होता था। तो हम वापस 50 साल पुरानी पद्धति पर आना पड़ेगा और खेतों में इतना गेहूं बो दो, गौमूत्र से जीवामृत बनाकर, ये सब तरीके सीखने पड़ेंगे। अब आदमी मोटरसाइकिल लाता है और मुझे तो मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता, पड़े हाथ में पूरा भागे।
तो वो मोटरसाइकिल चलाना सीखता है और इतने से पहिए के ऊपर 80 की स्पीड में मोटरसाइकिल चलाता है कि नहीं चलाता, क्यों इसलिए चलाता है कि वो सीखता है। हम खेती कर रहे हैं पर हम सीखे नहीं है खेती की टेक्नोलॉजी को। खेती कैसे करनी है, खेती कम पानी से हो, जीवामृत से हो, घन जीवामृत से हो, गोमूत्र से हो, ये सीखे नहीं, हम लोग नहीं सीख रहे हैं, इसलिए उसके महत्व को समझ नहीं रहे। महाराष्ट्र में, गुजरात में और कई राज्यों में इस पर बहुत बड़ा काम चल रहा है। तो आप यहाँ पर आज आए हो तो ये प्रतिज्ञा लेकर जाओ कि मैं हर वर्ष, मेरे परिवार में 5 लोग हैं तो 5 पौधे यहाँ लगा दूंगा, यहाँ नहीं लगाऊंगा तो मेरे खेतों में लगाऊंगा, मेरे खेतों में नहीं तो मेरे बीड़े में लगाऊंगा, जहाँ पर पानी रुकता है वहाँ लगाऊंगा। हर साल मेरे परिवार में जितने भी लोग हैं उतने पेड़ लगाऊंगा। और पेड़ भी कैसे लगाऊंगा, जिससे लोगों को इनकम हो। मैंने लगाए पेड़ ऐसे ही नहीं लगाए, मैंने हजारों की संख्या में आंवले लगाए, मैंने हजारों की संख्या में देसी आम लगाए, मैंने जामुन लगाए, मैंने चंदन के बीजों को छिड़काव किया तो कई चंदन तैयार हो रहे हैं। मैंने इस तरह के बांस लगाए, मैं साउथ से लाया जिसकी पानी की बोतल बनती, बंबू बोतल, आप गूगल पर सर्च कर लो। प्लास्टिक का विकल्प ढूंढना पड़ेगा। गाँव में हम लोग केटल सेट बनाते हैं, केटल सेट। सरपंच साहब हमारे गायर वास्ते केटल सेट बना। केटल सेट क्या होता है, एक चादर का सेट बनाया, लोहा बनाया और प्लास्टिक का उपयोग किया, नहीं बनाना। मैं बांस का छप्पर बनाऊंगा, देसी केलू लगाऊंगा ऊपर और लकड़ी का बनाऊंगा जिसमें गर्मियों में मेरी गाय आराम से कम टेम्परेचर में रह सके, अच्छा दूध दे, सर्दियों में भी वो गर्म रहे, बरसात में से भी बचाव हो। ये बांस मेरे गांव में होना चाहिए। इस तरह के बांस हम लोगों ने लगाए। आंवले लगाए, जो आंवले के आधारित उद्योग शुरू होने वाला वहाँ, बांस के आधारित उद्योग, बांस के टोपले, बांस के डस्टबिन। आज बड़ी मांग हो रही। डस्टबिन कौन से लाते हैं, प्लास्टिक को कंट्रोल करने के लिए, प्लास्टिक को इकट्ठा करने के लिए प्लास्टिक के डस्टबिन आ रहे हैं। कैसे, प्लास्टिक से को निस्तारण करने के लिए प्लास्टिक के डस्टबिन। अब वो प्लास्टिक के डस्टबिन क्या निकाल कर रहे हो, तुम तो प्लास्टिक के लिए काम कर रहे हो। तो प्लास्टिक के डस्टबिन नहीं हो, बांस के डस्टबिन हो, तगारी। और वो प्लास्टिक की तगारियां वापस गांव में, वो प्लास्टिक। अभी रास्ते में आ रहा था, मैंने एक सुनार से पूछा, मैंने कहा क्या नाम है, मेरा फला नाम है। मैंने कहा यहाँ प्लास्टिक क्यों डाल रहा है, बोले और कहाँ डालूं। मैंने कहा मेरे घर को साफ करने के लिए। मैंने कहा पूरा गांव गंदा कर दे, तेरा घर साफ करना है तो पूरा गांव गंदा कर दे तू। या तेरे घर में तो कम से कम गाय नहीं खा रही थी प्लास्टिक को, यहाँ लेके डाले तो पूरे गाँव की गाय प्लास्टिक खाएगी। तो ये सब चीजें आपस में एक दूसरे के पूरक है। हम सब लोगों को समग्र ग्रामीण विकास के लिए काम करना पड़ेगा। गांव में प्योर चीज मिले। और ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं, मेरे से पूछते हैं भाई साहब हमारे एक दल आ रहा है अमेरिका से, कल आ रहा है मेरे यहाँ कल बाहर से एक टीम आ रही है। वो कह रहे भाई साहब 2 दिन आप क्या रुकेंगे, देसी खाना खाएंगे, चूल्हे की रोटी, प्योर ऑर्गेनिक। मैंने कहा खिलाएंगे सर। तो लोग ढूंढते हैं, लोग 5 स्टार होटलों में जाना पसंद नहीं करते हैं। अब लोग ढूंढते हैं कि लखा जी की बागल में जाकर मक्की की रोटी, भैंस का दही, गाय का दूध, इस तरह की देसी सब्जियां कहाँ मिल सकती है। ऐसे लोग आकर एक व्यक्ति के एक थाली की 1000 रुपए देते हैं, पर वो उनको मिलना प्योर चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये गांव में गए तो देसी घी कितना चाहिए कि 10 पीपा घी हमारे गांव में मिल जाए, और वो 10 पीपा घी गांव में कटू मिल जाए। वो तो शहरा में मेरा बड़ी ज्यादा भ्रष्टाचार मेरा। तो ऐसी चीजों से सावधान रह के गांव को बदनाम होने से बचाएं, प्रकृति के साथ जिए। बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि और वन्य जीवों का सम्मान करके बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि को बचाकर लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार देकर हम ग्रामीण पर्यटन को कैसे बढ़ावा दें, इस पर काम करना पड़ेगा। जिस जगह हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, आने वाले 2 साल 5 साल बाद यहाँ पर टूरिस्ट आकर कुंभलगढ़ के होटलों में नहीं रुके और यहाँ रुकने चाहिए, तब जाकर हमारा यहाँ पर आकर भाषण देना, बोलना, आप लोगों के सामने 1 घंटा खराब करना सार्थक साबित होगा। बाकी कोई मतलब नहीं। आपने यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, पता नहीं मेरी बात आपको कैसी लगी, पर गांधी भाई को भी हम बहुत बहुत इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देते हैं कि आप जितना भी जानते हो, बहुत ज़्यादा नहीं जानते हो, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ, पर हम सब मिलकर, अनपढ़ लोग, कम पढ़े लिखे लोग, कम जानकार लोग इस देश को बदलने का काम कर रहे हैं। जिसमें आइए हम सब मिलकर, आप सब लोग मिलकर आदर्श गांवों का निर्माण करें। आप तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा, विश्व गुरु बन पाएगा। बाकी हम वापस केमिकल की फैक्ट्रियों में उलझ जाएंगे, मार्बल की स्लरी में डूब जाएंगे और हम सब लोगों को एक दिन मरना है।
मेरे हाथ से लगाए हुए पेड़ से अगर मेरा अंतिम संस्कार होता है तो मैं मानता हूं कि मेरा प्रकृति के लिए जीना सार्थक साबित होगा। आपने यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, बोलने का अवसर दिया, पता नहीं आपको कैसा लगा, पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट, ऐसे ट्रस्ट बनने चाहिए, ऐसे काम होने चाहिए, ऐसे पैसा बाहर से आकर हमारे गांव में लगना चाहिए, ऐसे नानजी गुजर जैसे लोग हर गांव में तैयार होने चाहिए। आपने बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।